आंदोलन को आगे बढ़ाने के क्रम में 1950 को जो संविधान भारत में लागू हुआ, उस संविधान में भारत के 2-2.5 साल के इतिहास में जो SC ST OBC के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गए। 2-3 हजार साल नहीं थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मिले। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मनुस्मृति। मनुस्मृति ने SC ST OBC के अधिकारों को छीना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने SC ST OBC को अधिकार दिया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये बहुत सारे लोगों को ये माइक्रो बातें हैं, ये समझ में नहीं आती। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति में जिस जिस को भी डिनाई किया, उन सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार बहाल किया। महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट का अधिकार पुरुष और स्त्री को बहाल हुआ। क्या आप लोगों को पता है कि इंग्लैंड में जब संविधान, इंग्लैंड में जब डेमोक्रेसी आई तो महिलाओं को, इतना बड़ा दुनिया को ज्ञान बांटने वाले लोग, देश, वहां महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, इंग्लैंड में नहीं था। आप लोगों को जब ये बताऊंगा तो आप लोग अरे नहीं कुछ वामन में हम कुछ गड़बड़ बोल रहा है, यकीन नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट्री बातें बता रहा हूं कि वहां महिलाओं को संगठित रूप से आंदोलन करना पड़ा वोट का अधिकार हासिल करने के लिए। वो आंदोलन करने के बाद उनको वोट का अधिकार मिला। दूसरा, इंग्लैंड में और एक बात थी, वो बात क्या थी? पढ़े लिखे को ही वोट का अधिकार। 2 कसौटियां थी, पढ़े लिखे को वोट का अधिकार, टैक्स पेयर को वोट का अधिकार। टैक्स नहीं देते हो, वोट का अधिकार नहीं। अब चला हमारे प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं तो टैक्स पे करने का अधिकार कहां से रहेगा? शूद्रों को पाबंदी लगाई, प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, टैक्स कहां से देगा? ये सारे बात मनुस्मृति के संदर्भ में बाबा साहब आम्बेडकर ने ये सारे अधिकार बहाल किए। ये कॉन्टेक्स्ट में है, संदर्भ में है। तो महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, इंग्लैंड में भी नहीं था। वहां आंदोलन करके महिलाओं ने वोट का अधिकार हासिल किया। महिलाओं ने यहां वोट का अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किया? कुछ नहीं किया। महिलाओं ने संगठित रूप से आंदोलन किया? कुछ नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर उसका नेतृत्व कर रहे थे। जब उन्होंने संविधान लिखने का काम किया तो संविधान में महिलाओं को भी वोट का अधिकार बहाल हुआ। अगर ये महिलाओं को वोट का अधिकार बहाल नहीं होता, कल्पना करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, कल्पना करो, वोट का अधिकार नहीं होता तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं होती। इतना बड़ा मामला है ये। उसको वोट का ही अधिकार नहीं, प्रधानमंत्री कहां से बनेगी? क्योंकि वोट का अधिकार होगा तो आदमी चुनाव लड़ सकता है। वोटर लिस्ट में नाम होगा तो चुनाव लड़ेगा। क्योंकि आपका वोटर लिस्ट में कौन से पेज पर नंबर है आपका, वो लिख के देना पड़ता है फॉर्म भरने के लिए। अगर आप ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ रहे हो तो भी देना पड़ता है। आपके ऊपर कोई पैसा बकाया तो नहीं भारत सरकार का, राज्य सरकार का, वो सारा का सारा चुकता करना पड़ता है। जो कर्जा रखने वाला आदमी है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो तमाम प्रकार की बंदिशें हैं और इस आधार पर यह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। वो बराबरी का अधिकार, वोट का अधिकार महिलाओं को बहाल हुआ। इससे क्या हुआ? स्त्री और पुरुष राजनीतिक रूप से समान घोषित हो गई। समाज में, वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में
महिला बराबर तब भी नहीं थी जब यह अधिकार दिया गया, आज भी नहीं है, मगर राजनीति में महिलाएं पुरुष के बराबर घोषित कर दी गई। और जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, ये संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं है। इसको संविधान की मान्यता नहीं है। अगर संविधान की मान्यता होती तो फिर तो ब्राह्मण धर्म की मान्यता होती, वर्ण व्यवस्था को मान्यता होती, जाति व्यवस्था को मान्यता होती, अस्पृश्यता को मान्यता होती, आदिवासियों के सेग्रीगेशन की मान्यता होती, महिलाओं के दास्ता की मान्यता होती, तो फिर तो वर्ण व्यवस्था की मान्यता होती। संविधान ने ब्राह्मण धर्म को मानने से इनकार कर दिया। केवल इनकार नहीं किया, उसके विरोध में संविधान में व्यवस्था है, अगर हम लोगों के पास पावर हो, तो संविधान के साथ साथ हम कानून भी बना देंगे। संविधान अलग चीज है, कानून अलग चीज है। ये भी हमारे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि जो संविधान है वो लॉ ऑफ द लैंड है, फंडामेंटल लॉ है, मगर कानून, जो कानून है वो कानून बनाना पड़ता है। जैसे एट्रोसिटी एक्ट, एससी एसटी के साथ अगर भेदभाव होता है तो इतना इतना दंड होगा, इतना इतना सजा होगी, इतना इतना जेल होगा, एक कानून है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फंडामेंटल लॉ है, और कानून जो है वो दंड विधान की व्यवस्था उसमें की करनी पड़ती है। उसी तरह से महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलने की वजह से कोई भी कानून महिलाओं के विरोध में जो ब्राह्मण धर्म शास्त्र में है वो नहीं बनाया जा सकता। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसलिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिसके कानून के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा सके। तो ये बातें माइक्रो लेवल पर हम लोगों को समझने की जरूरत है। ये भारत में मनुस्मृति के संदर्भ में वो सारे अधिकार जो मनुस्मृति ने महिलाओं को बहाल करने का विरोध किया था, सारे अधिकार बहाल किए गए, और महिलाओं को प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार मनुस्मृति में महिलाओं को नहीं है। महिलाओं को अगर उसका पति का मृत्यु हो गया तो उत्तराधिकार में पहला नंबर तो उसकी पत्नी ही है, तो सारी प्रॉपर्टी की हकदार वो होना चाहिए। मनुस्मृति में यह मान्यता नहीं है। मनुस्मृति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, संपत्ति रखने का अधिकार ही महिला को नहीं है, उसको बात कर दिया। मगर संविधान में और हिंदू कोड बिल में ये सारे मामले बाबा साहब आम्बेडकर ने हल किए। हिंदू कोड बिल में मैरिज से संबंधित, हिंदू कोड बिल में संपत्ति से संबंधित, हिंदू कोड बिल में उत्तराधिकार से संबंधित वो सारे मामले हल किए गए हैं। हम लोग हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल बोलते रहते हैं, क्या है कोई किसी को पता ही नहीं है ये है क्या उसमें। तो उसमें पर्टिकुलर बातें लिखी हुई है, उत्तराधिकार का अधिकार है और वो कानूनन है। कौन उत्तराधिकारी होगा ये कोई सामान्य बात नहीं है। उत्तराधिकार में अगर मान लो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका पति मर गया तो 1000 करोड़ की मालिक हो जाती है, जितनी है, 1000 10,000 जितनी है। अभी एक उद्योगपति मर गया, उसकी बेटी थी, वो सारा उसको उत्तराधिकार में सारा का सारा कई 1000 करोड़ रुपया उसके नाम पर हो गया। तो ये सारी बातें, बहुत सारी बातें हमारे लोगों को पता नहीं है। ये हमारे महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत हमारे लोगों को मिले हुए अधिकार है। ये आंदोलन जो हमारे महापुरुषों ने चलाए, चाहे एससी का,
अछूतों का, एसटी का, आदिवासियों का और शूद्रों का, ओबीसी का, ये तमाम लोगों के अलग अलग आंदोलन चले। इसके सारे रिकॉर्ड, सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं।